नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। तो आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत क्वेश्चन सीरीज के क्रम में हम लोग आज तीसरे खंड में चल रहे हैं और आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट या यूं कह दें शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण खंड ये आपका चल रहा है, जो प्रश्नों की सीरीज और श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं। तो उसके तीसरे भाग में आज हम लोग बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता तथा अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। विशिष्ट तथा विलक्षण, विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट ही होती है, अतः उसके लिए दिशा निर्देशन भी विशिष्ट होना चाहिए। उपरोक्त दोनों कथनों पर कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। पहला कथन, दूसरा कथन, पहला और दूसरा दोनों, या न तो पहला और न ही दूसरा। तो यहाँ आप देखिए दो कथन आपके दिए हुए हैं। विशिष्ट बालकों के पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता व अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। तो ये आपका जो विशिष्ट बालकों के पृथक्करण का है, यानी यह विशिष्ट बालक आपके विभिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं। भाई वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, शरारती बालक भी हो सकते हैं, समस्याग्रस्त बालक हो सकते हैं। तो यहाँ बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता को बताया जाना चाहिए, ये कथन सही है। विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती है। स्वाभाविक है कि हर बच्चा अपने में अनोखा होता है, यूनिक होता है, तो उसके लिए दिशा निर्देशन भी विशिष्ट होना चाहिए, ये कथन भी अपने में सही है। तो इस तरह पहले प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर आपका तीसरा विकल्प एक और दो दोनों कथन सही हैं और यही विकल्प आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जब हम बात करेंगे तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा, अपने निर्णय में वो आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हम और कर दें कि जैसे टर्मैन महोदय ने कहा कि 140 बुद्धि लब्धि या उससे ऊपर के बच्चे क्या होते हैं, वो विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो सामान्य तौर पर मनोवैज्ञानिकों ने माना कि 130 बुद्धि लब्धि से ऊपर के बच्चे क्या होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो यहाँ ये इसकी एक विशेषता, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इनके अलावा भी विशिष्ट बालकों की कुछ विशेषताओं की चर्चा यहाँ हम कर देते हैं। जैसे इनमें अंतर्दृष्टि या सूझ अधिक होती है। इन बालकों में अंतर्दृष्टि या सूझ अधिक होती है, अर्थात इनमें ज्यादा एकाएक जो है वो उपाय सूझता है किसी समस्या के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति। उसी तरह क्रियाकलापों में इनकी विविधता होती है। इनके द्वारा कृत क्रियाकलाप जो होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें विविधता होती है। ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। प्रतिभाशाली बालकों में नेतृत्व का गुण होता है। अमूर्त विषयों में अधिक रुचि इनकी होती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका अमूर्त विषयों में रुचि अधिक होती है, रुचि अधिक होती है, या यूं कह दें कि इनका चिंतन जो है वह
अन्य से भिन्न होता है, अमूर्त विषयों में इनका चिंतन ज्यादा होता है। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। यहाँ एक विशेषता की बात की कि निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इनको भी अगर मिला के कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी से संबंधित नहीं है, तो इनमें से दो कोई और एक दे दिया, एक आत्मनिर्भर की बात कर दी और एक कोई अन्य को डाल दिया, तो वो विकल्प आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने या बोलने व सुनने। तो डिसलेक्सिया वास्तव में देखा जाए तो यह पढ़ने से संबंधित है, अर्थात दूसरा विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। और डिसलेक्सिया शब्द की हम बात करें तो यह शब्द आपका 1887 में जर्मन नेत्र विशेषज्ञ रूडोल्फ बर्लिन ने किया। किसने किया? रूडोल्फ बर्लिन ने किया। रूडोल्फ बर्लिन ने किया। और इस अगर हम डिसलेक्सिया शब्द की बात करें, डिसलेक्सिया शब्द की, तो डिसलेक्सिया का एक शब्द का जो अर्थ निकलता है वह शब्द अंधता भी कहा जाता है। अर्थात डिसलेक्सिया को हम कभी, यहां आपको प्रश्न मिल सकता है कि शब्द अंधता, तो शब्द डिसलेक्सिया को शब्द अंधता भी कहा जाता है। अब यहाँ कई अन्य चीजों के बारे में, कई अन्य जो समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं, अधिगम समस्याओं पर, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे लेखन में आपका डिस्ग्राफिया, लेखन में डिस्ग्राफिया की बात करेंगे। गणितीय कौशल की बात करें, गणितीय कौशल तो आपका वो डिस्कैलकुलिया होगा, डिस्कैलकुलिया, ये आपका गणितीय कौशल से संबंधित है। और वाक अक्षमता की बात हम करें, अर्थात डिस्फैसिया, डिस्फैसिया की बात करें तो ये आपका किससे संबंधित है, ये वाक अक्षमता से संबंधित है। या इसी को कहते हैं कि भाषा एवं वाक संबंधी विकृति से संबंधित है डिस्फैसिया। डिस्प्रैक्सिया एक शब्द आपका मिलता है, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया की हम बात करें तो यह चित्रांकन संबंधी समस्या से संबंधित है। इससे चित्रांकन। तो ये विभिन्न आपकी मनोविकार की बात हमने किया, अधिगम विकार की बात किया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेसिया और डिस्प्रैक्सिया। तो ये विभिन्न हैं। तो इनसे संबंधित समस्याओं पर आपको अक्सर एक प्रश्न मिलता है। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह SAW 100 को वास, WAS न्यूक्लियर को अनक्लियर, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता या एक दूसरे के रूप में देखता है। तो यह किससे संबंधित है? शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, डिस्मोर्फिया है या डिसलेक्सिया है। तो ये समस्या जो आपकी अभी जैसे बताया कि पठन क्षमता से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, तो यह डिसलेक्सिया से संबंधित है और आपका उत्तर चौथा विकल्प डिसलेक्सिया होगा। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? यहां ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये नहीं बड़ा छिपा रुस्तम है, ये अक्सर आपको परेशान करता है। तो यहां देखना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो जो विकल्प दिए गए हैं, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो यहाँ ये तीसरा विकल्प
आपका संबंधित नहीं है और तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया किस पर होती है? वह आपकी छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। और जो आपका सतत और व्यापक जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वह शिक्षण के दौरान से लेकर और आपकी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम तक की आपकी सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें उपर्युक्त तीनों खंड आते हैं। लेकिन ये तीसरा विकल्प आपका उससे संबंधित नहीं और यही आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यांकन करते समय परीक्षक छात्रों को निर्धारित अंक प्रदान करता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ आप देखेंगे तो पहला कथन कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यांकन करते समय परीक्षक छात्रों को निर्धारित अंक प्रदान करता है, ये भी सही है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ये भी सही। तो यहाँ जब हम प्रश्नों की बात करते हैं, तो जो हमारा प्रश्न का खंड है, प्रश्नों के खंड को हम इस तरह से समझें कि जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्नों को हम 3 खंडों में बांटते हैं। लिखित, लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और प्रायोगिक प्रश्न। लिखित, मौखिक और प्रायोगिक प्रश्न या इसी को हस्तकौशल प्रश्न भी कहते हैं। तो अब हम लिखित प्रश्न की बात करते हैं, तो ये आपकी 2 खंडों में बंटते हैं। एक आपका निबंधात्मक प्रश्न और दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो निबंधात्मक में 2 खंड हमारा आता है। कौन कौन से? निबंधात्मक में एक आपका दीर्घ उत्तरी और एक लघु उत्तरी। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके 2 खंड होते हैं। एक आपका प्रत्यास्मरण, ये आपका प्रत्यास्मरण नहीं बल्कि यहां हम क्या कहेंगे, यहां कहेंगे कि पूर्ति प्रश्न और दूसरा आपका चयन प्रश्न। पूर्ति प्रश्न में आपके 2 खंड होते हैं। कौन कौन से? पूर्ति प्रश्न के 2 खंड आपके बनेंगे। एक प्रत्यास्मरण प्रश्न जिसे हम आप अति लघु उत्तरी कहते हैं और दूसरा आपका बनेगा रिक्त पूर्ति। और चयन प्रश्न में आपके कई बनते हैं, जैसे आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू का बनेगा, आपका क्लासिफाइड क्वेश्चन वर्गीकृत प्रश्न बनेगा, मैचिंग क्वेश्चन मिलान प्रश्न बनेगा और आपका ये 3 हुआ। कौन कौन से? आपका एमसीक्यू हुआ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न हम देते हैं, एक से अधिक विकल्प होता है। और फिर क्लासिफाइड क्वेश्चंस यानी हम वर्गीकृत प्रश्न की बात करते हैं और इसका प्रयोग तो बहुत प्रारंभ से होता है। कक्षा प्रारंभिक आरंभिक कक्षाओं में भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कहते हैं कि सम और विषम संख्या को अलग कीजिए, तो वो वर्गीकृत प्रश्न हो गया, यानी 2 वर्गों में सम और विषम में बांटना है। मिलान प्रश्न की बात हम करते हैं और ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य या यस नो के प्रश्न। तो इस तरह आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई प्रकार के भी होते हैं। तो यहां आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प यानी 1 2 3 ये आपका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं।
तो यह किससे संबंधित है? यह एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है। इसके संबंध में तो ये आपका तीसरा विकल्प उत्तर होगा। एकीकरण सिद्धांत कहता क्या है कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है, तत्पश्चात वह समस्त भागों में समन्वय स्थापित करता है। तो वही चीज यहां पे कहता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों के एक साथ चलाना सीखता है, अर्थात उनमें समन्वय करना सीखता है। तो यह एकीकरण का सिद्धांत के संबंध में यह बताता है। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यहां मैंने कहा कि इस तरह के प्रश्न पर विशेष ध्यान रखिएगा, जो नहीं है वो अक्सर गलती करवाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहां आप देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है। स्वाभाविक है कि यह वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया, इनके मध्य क्या होती है? इनके मध्य अंतःक्रिया और उसका परिणाम होता है। यह व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, यानी यह वृद्धि के विभिन्न खंडों का एक श्रृंखलाबद्ध रूप में आता है और उसका अनुसरण करता है। यह कथन भी अपने में सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, वैयक्तिक विभेद का सिद्धांत बताता है, यह भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि विकास क्या होता है? वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास किधर से किधर चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहां आपका ये चौथा विकल्प क्या होगा? आपका उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहां पहला विकल्प अगर हम देखें, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि विकास का सिद्धांत है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसमें कहता है शरीर के विभिन्न पक्षों या अंगों में परस्पर समन्वय की करके विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह कथन अपने में सही है, क्योंकि हर व्यक्ति अनोखा होता है। हर तो ये आपके वैयक्तिक विभेद या वैयक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगतता के सिद्धांत को समर्थित करता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह कथन भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि विकास रेखीय ना होकर बल्कि कैसा होता है? विकास वर्तुलाकार होता है। हम जानते हैं कि शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में मंद और पुनः किशोरावस्था में तीव्र, तो ये वर्तुलाकार बनाता है। और वर्तुलाकार यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि विकास की निरंतरता का सिद्धांत है। यह अचानक कोई चीज नहीं आती, बल्कि वह निरंतर चलती रहती है, कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। तो यहां आपका दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। यहां पर कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का सकारात्मक अंतरण या अधिगम का नकारात्मक अंतरण। तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर पहला विकल्प है कि अधिगम का शून्य अंतरण। यहां हम जानते हैं, जब हम अधिगम की बात करते हैं, अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम अंतरण, तो अधिगम अंतरण सबसे पहले यदि हम देखें तो इसके दो रूप आपके मिलते हैं। एक धनात्मक अंतरण
और एक ऋणात्मक अंतरण। इसका दो विभाजन किया गया, धनात्मक को ही सकारात्मक भी कहते हैं और ऋणात्मक को निषेधात्मक कहते हैं। तो एक अंतरण का भेद इस रूप में करते हैं। दूसरा, हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को 3 खंडों में बांटा गया। एक आपका कहा गया क्षैतिज अंतरण, दूसरा आपका कहा गया ऊर्ध्व अंतरण और तीसरा आपका कहा गया द्विपार्श्विक अंतरण। तो क्षैतिज अंतरण क्या है? जब लगभग समान परिस्थिति में पूर्व के अर्जित अधिगम का उपयोग होता है तो यहां पर आपका हो जाएगा कि समान परिस्थिति की बात हम करते हैं में जो अंतरण होता है, यहां भिन्न या उच्च स्तरीय परिस्थिति में, उच्च स्तरीय परिस्थिति में जब अंतरण होता है तो वो ऊर्ध्व अंतरण होता है। और हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। शरीर के दो, बायां और दायां। तो जब एक पक्ष का दूसरे पक्ष में अधिगम का अंतरण होता है तो वह द्विपार्श्विक अंतरण, और जब कोई अंतरण नहीं होता, जब कोई अंतरण नहीं होता तो वह शून्य अंतरण कहलाता है। तो ये अंतरण के भेद का, तो यहां आपका पहला विकल्प उत्तर होगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम या सीखने का तत्परता का नियम। तो अधिगम के नियम में हम जानते हैं, अधिगम के नियम के अंतर्गत दो नियम थार्नडाइक महोदय ने इसे दिया। पहली चीज ये जानिए कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक महोदय ने अपने प्रयास त्रुटि के सिद्धांत या अपने संबंधवाद में प्रतिपादित किया। एक आपका मुख्य नियम या इसी को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और दूसरा आपका गौण नियम या इसी को द्वितीयक नियम भी कहते हैं। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और इसमें 5 नियम की बात की थी। 5 नियम में वो कौन कौन से मुख्य नियम थे? बहुअनुक्रिया का नियम, 5 नियम जो गौण में दिया था। एक आपका बहु अनुक्रिया का नियम, पहला नियम दिया इन्होंने कि नई परिस्थितियों में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। ये आपकी बहुअनुक्रिया का नियम है। दूसरा आपका मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति की बात करते हैं कि प्राणी उसी कार्य को अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से संपादित करता है जब जिसे करने की वह मनोवृत्ति रखता है। ये मनोवृत्ति का नियम है। फिर तीसरा आपका आता है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें असंगत और सुसंगत तत्वों को वह पहचानने की कोशिश करता है, और जो सुसंगत तत्व होते हैं उनके प्रति वह अपनी अनुक्रिया करता है, अर्थात उसके आंशिक क्रियाओं की ही बात करता है। तो इसीलिए इसे आंशिक क्रिया का नियम कहा गया। फिर चौथा गौण नियम आपका है सादृश्यता का नियम। तो सादृश्यता का नियम क्या कहता है कि समान या सादृश्य परिस्थिति में सफलता मिलने पर और उसी के क्रम में वो करता है। तो वही चीज यहां पे आपका कह रहा है कि अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति जब अनुक्रिया करता है तो यह सीखने का सादृश्यता का नियम होगा, और यहां यही विकल्प होगा। गौण नियम में एक और दिया था, वह क्या था? साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो साहचर्यात्मक रूपांतरण कि जिसे करने में वह समर्थ हो, ऐसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर अनुक्रिया कराई जाती है, वह साहचर्यात्मक अंतरण का नियम होता है।
और मुख्य नियम में 3 जो उन्होंने दिया था, एक तत्परता का नियम दिया, दूसरा अभ्यास का नियम दिया और तीसरा प्रभाव का नियम दिया। ये अधिगम के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यह समग्र की बात करते हैं तो उसी को हम समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। पहला विकल्प हमारा क्या होगा? उत्तर। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी हम जानते हैं। इसी को हम समग्र सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी इसका नाम है। सक्रिय अनुबंधन एक आपका नहीं है, अनुकरण सिद्धांत नहीं, प्रयास त्रुटि नहीं, तो यहां पहला विकल्प ही क्या होगा? उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में सभी के लिए प्रयुक्त कार्डों की संख्या होती है 11, 7, 1 या सभी। तो ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे हम आप शॉर्ट में कहते हैं TAT। तो TAT इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। TAT थीमेटिक अपरसेप्शन या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? कुल कार्ड होते हैं 31, लेकिन 30 कार्ड पर, 30 कार्ड के ऊपर अस्पष्ट, 30 कार्ड पर अस्पष्ट काले सफेद रंग से चित्र बने होते हैं। काले सफेद रंग से चित्र बने होते हैं। और एक कार्ड क्या होता है? एक कार्ड सादा होता है जिस पर कुछ भी नहीं बना होता है। तो यहां जो 31 कार्ड हैं उनमें से 30 कार्ड का विभाजन किया जाता है। 30 पर चित्र है और एक क्या है? एक सादा है। तो इस 30 का जो विभाजन किया जाता है वह 11 कार्ड सभी के लिए, यानी वो बालक हो, बालिका हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सभी के लिए प्रयोग करते हैं। और 7 कार्ड किसके लिए? बालक यानी लड़के और पुरुषों के लिए। 7 कार्ड लड़के व पुरुष के लिए करते हैं और 7 कार्ड लड़कियों व महिलाओं के लिए करते हैं। उसी तरह एक कार्ड पुरुष के लिए, एक कार्ड महिला के लिए, एक कार्ड पुरुष व महिला के लिए और एक कार्ड लड़के के लिए और एक कार्ड लड़की के लिए। तो इस तरह यहां जो आपका प्रश्न पूछा है कि सभी के लिए प्रयुक्त कार्डों की संख्या, तो सभी के लिए प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है? 11 है। तो यहां पहला विकल्प आपका क्या होगा? पहला विकल्प उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास की अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना जाता है? तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल जो है वो बाल्यावस्था को माना जाता है। और यह कथन कहा है किसने? यह कथन किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की निम्न में से उपयुक्त विधि है तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, विकासात्मक विधि। तो बालक की वृद्धि और विकास से संबंधित उसके अध्ययन की जितनी भी विधि हैं वह किससे संबंधित है? वह सबसे उपयुक्त विधि विकासात्मक विधि है। और चौथा विकल्प क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक, धार्मिक, मूल प्रवृत्त्यात्मक या अतार्किक?
तो यहां परा अहम, ये सिगमंड फ्रायड महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया और उसी के अंतर्गत इनका ये सिद्धांत विशेषकर दो संप्रत्यय पर, किस पर, एक अचेतनता और दूसरा इदम, अहम और परा अहम के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और यहां ये पूछ रहा है परा अहम का। तो यहां ये परा अहम जो होता है, अगर हम इसको देखें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये इदम, अहम और परा अहम। तो जब हम बात करते हैं इदम क्या है, यह उसकी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, मूल वासनाओं से संबंधित होती है। अहम जो है ये क्या होता है, ये वास्तविकता से संबंध रखता है। और परा अहम जो है ये नैतिक मूल्य, नैतिक या सामाजिक मूल्य, प्रतिमान या नियमों की बात करता है। तो यहां प्रश्न पूछा है कि परा अहम किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर किस पे जाएगा, पहला विकल्प नैतिकता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आपको मिलान करना है सूची 1 का 2 से। तो यहां पहले में आपके ये विभिन्न सिद्धांत या प्रश्नावली या मूल्यांकन के रूप में दिया है और दूसरा उनके प्रतिपादक दिए हैं। तो टीएटी अभी अभी प्रश्न में आया, टीएटी का कौन है, टीएटी का मोरे हैं। 16 पीएफ 16 पर्सनालिटी जो दिया है वह कैटल ने दिया है अपने ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत। और फिर यहां हम बात करते हैं आईपीक्यू की बात करते हैं, तो आइजेंग पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर की बात हम करते हैं, तो यह आइजेंग से संबंधित है। तो ईपीपीएस बचा किससे, यह एडवर्ड से। तो अब देख लीजिए कि पहले में किस्सा है 3, दूसरे का 4, तो 3 4 2 1, तो ये आपका तीसरा विकल्प बनेगा और तीसरा विकल्प आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। ये प्रश्न अगर पूर्व के प्रश्न को आप ध्यान दिए होंगे तो यह उसी से संबंधित है। इस पर चर्चा एक बार दूसरे प्रश्न में हम कर चुके हैं। तो यह परस्पर संबंध का सिद्धांत ये क्या कहता है कि जो विकास के विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, यह परस्पर क्या होते हैं, यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं और किसी एक के समुचित विकास न होने पर वह दूसरे, और विशेषकर शारीरिक विकास का उचित न होने पर यह सभी विकास क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो पहला विकल्प ही क्या होगा, आपका उत्तर। बाकी तीनों पर बात कर लें। विकास क्रम की एक रूपता, तो विकास क्रम से होता है, पहले सिर, फिर गर्दन, फिर धड़, फिर पैरों के विकास का क्रम चलता है। एकीकरण का सिद्धांत अभी हमने बात किया था, तो पहले पूरे शरीर पर, फिर अंगों पर, फिर उनके मध्य समन्वय की बात करता है। दिशा का सिद्धांत भी सॉरी, दिशा का सिद्धांत कहता है कि यह एक निश्चित दिशा में होता है और जो ऊपर से नीचे, इसी में आपको दो शब्द मिलते हैं, एक सिर सॉरी सिरपुच्छी और दूसरा मस्तकी धोमुखी। और अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार।
तो क्रियात्मक शोध में यह सभी उपकरण प्रयुक्त होते हैं टूल्स के रूप में, उपकरण के रूप में, जिससे अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा हम क्या करते हैं, हम विभिन्न डाटा या जो हम संकलित करते हैं, डाटा कहें या इसी को आप कहते हैं आंकड़ा, तो आंकड़े को हम क्या करते हैं, इन्हीं को के माध्यम से, इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हम संकलित करते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन। तो यहां प्रश्न पर अगर आप ध्यान दीजिए कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यहां शिक्षिका क्या कर रही है क्रिस्टीना, वह सीखने के लिए, यानी अब बच्चों का आकलन किस लिए कर रही है, बच्चों के लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। तो यहां पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। तो आज के क्रम में इतना ही, फिर अगले खंड में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। कोशिश हमारी ये है कि हम आपके टेट तक सीडीपी में इतने क्वेश्चन बैंक दे दें कि ईश्वर की कृपा होगी, उसी से आपके सीडीपी के क्वेश्चंस आ जाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम।